माय नेम इज़ रुपेश वासु और आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस। क्योंकि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देते हैं इन सब में मेंटल एबिलिटी के और मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। चाहे आप प्री बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप रीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे किसी भी तरीके का एग्ज़ाम दे रहे हो, पटवारी का, आपके जितने भी राज्य स्तर के हैं, यूपीएससी लेवल के हैं, इन सब में मेंटल एबिलिटी का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो हम अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करने के मेथड्स को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। अब वो कौन से मेथड हैं जिनसे इनको समझा जा सकता है, कौन से तरीके हैं जिनसे आप इनको बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और किस तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज जो आपके लिए सबसे पहले क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं, वो है मैट्रिक्स के क्वेश्चन। मैट्रिक्स के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो जनरली दो टाइप से पूछे जाते हैं। एक तो होते हैं जिसमें आपको दो मैट्रिक्स दी होती है या फिर एक ही मैट्रिक्स दी होती है, और आपको चूज़ करना होता है कि कौन सा आंसर इनमें से सही है। अब सपोज आपके पास दो मैट्रिक्स दी हुई है, जैसे मैट्रिक्स 1 ये है, मैट्रिक्स 2 ये है। ये जो आपके लिए मैट्रिक्स के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी आते हैं और जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये सिर्फ रेफरेंस बुक में लिए गए हैं। आपके लिए ये समझना होगा कि इन अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है आपको, और क्या तरीका है जिसमें आप जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब अगर आपके पास सपोज दो मैट्रिक्स दी हुई है और उन दो मैट्रिक्स में आपको इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दो मैट्रिक्स दी गई है तथा उन दोनों मैट्रिक्स में क्या है कि आपको चूज करना है कि आपका आंसर कौन सा सही रहेगा। सपोज यहाँ पे ये जैसे लिखा हुआ है, तो इसमें आपको मैट्रिक्स जब भी आपको दी होती है तो मैट्रिक्स के अंदर दो चीज़ें हमेशा रहती हैं। एक तो होती है रोज, एक होती है कॉलम्स। रोज का मतलब जो पंक्तियाँ और स्तंभ जिन्हें बोला जाता है हिंदी में। अब रोज और कॉलम जो होते हैं वो होते हैं ये जितने भी होते हैं इस साइड से जो आपके ये होती है रोज, और ये जो होते हैं ये होते हैं आपके कॉलम। हिंदी में जिन्हें पंक्ति और स्तंभ बोला जाता है। ये पंक्तियां होती हैं और ये स्तंभ होते हैं। तो जब भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे इजी जो क्वेश्चन अगर करना है ऐसे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको 3 से 4 या 5 क्वेश्चन तक एक साथ पूछे जाते हैं। तो आपको इसीलिए जब जैसे ही आपके पास ये क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि इसके अंदर जितने भी आपके पास वर्ड है उनके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको रफ में नोट डाउन कर लेनी है, क्योंकि इसी से आप आगे के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब जैसे आपको इसमें आपके पास DOBAI है जो रिपीट हो रहा है अलग अलग पंक्तियों में और अलग अलग स्तंभ में। तो आपको क्या करना है, ये 5 वर्ड और इसके 5 वर्ड 1 2 3 4 5, इनको पहले आपको सबसे पहले अलग अलग लिखना है। अब आप कैसे लिखेंगे इसको, कि जैसे आपको एग्जाम में दिया होगा कि आपको क्या करना है कि हर जो पर्टिकुलर दिया गया वर्ड है, जो कैरेक्टर है, उससे रिलेटेड जो पंक्ति है और जो स्तंभ है, जो रोज और कॉलम है, उनकी बारे वाली इंफॉर्मेशन को आपको नोट डाउन करना है रफ में। जैसे यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें, तो अगर आप डी को लिखना चाहें तो डी को लिखने का क्या तरीका है, जैसे पहले आपके क्या आएगा, सबसे पहले आएगी रॉ, जो ये वाली पंक्ति आएगी, तो ये पंक्ति यहाँ पे पंक्ति का नंबर लिखा गया 0, तो पंक्ति से रिलेटेड जो भी नंबर है वो पहले लिखा जाएगा। अब डी को लिखने का क्या तरीका है, 0 0, ऐसे ही। अब DOBAI है, DOBAI, तो आपको इन सबको लिखना है। तो लिखने का सबसे इजी तरीका क्या है कि पहले आप एक पंक्ति के सारों को एक साथ लिख लें। ये 0 0 है, इसके बाद ये 0 1, ये 0 2, ये 0 3 और ये 0 4। अब अगले कॉलम में देखेंगे तो अब आप देखेंगे कि O जो है वो पहले नंबर पे, बाकी सब उल्टा हो गया, तो D आ गया लास्ट में। तो अब D की जो पंक्ति है, देखिए D का जो रो है वो है 1 और कॉलम जो है वो हो गया 4, राइट। ऐसे कैसे अगेन, अब वापस इसको आप D को यहाँ देखेंगे तो ये आएगा 2 3, ऐसे कैसे इसमें देखेंगे तो ये आएगा 3 2 इस वाले में, और इस वाले में जब आप देखेंगे तो ये आएगा 4 1। ऐसे करके आपको 5 कॉम्बिनेशन
इसके मिल जाएंगे। तो हर कैरेक्टर के आपको 5 कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। ऐसे ही लिखेंगे हम सबका। ओ को अगर इसमें लिखेंगे तो ये आएगा 1 0, ओ इसमें लिखेंगे तो ये आएगा 2 4, ऐसे कैसे ओ को जब आप इसमें लिखेंगे तो ये आएगा 3 3, और ओ जब इसमें लिखेंगे तब ये आएगा 4 2, राइट। ऐसे कैसे जब बी को आप लिखेंगे, अब बी को लिखने का क्या तरीका है, बी पहला आपने लिख दिया, दूसरे वाले में बी का नंबर है 1 1, तीसरे वाले में है 2 0, चौथे वाले में है बी जो है वो है 3 4, और अंतिम वाले में है 4 3। ऐसे कैसे ए को जब आप लिखेंगे तो पहला आपने लिख लिया है, दूसरा जब आप लिखेंगे तो ये आएगा 1 2, इसके बाद जब आप लिखेंगे तो 2 1। देखिए इनमें कुछ समानताएं भी हैं, जैसे डी ओ बी ए आई है, तो बी के बाद अगर ये आ रहा है तो हर बार वो उसके लगभग बाद में आएगा। अब जैसे यहाँ पे ये 3 4 पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे ओ जो 3 4 पे है तो ये पहले नंबर पे आ गया, तो इसका नेक्स्ट नंबर पे आएगा तो ये आ गया 3 0, और इसके बाद ये आएगा अगले लास्ट वाले में 4 4, जो इसका नेक्स्ट नंबर है। अगर आप देखेंगे तो ऐसे कैसे डी ओ बी ए आई है, तो जहां पे आपने ये लिखा था उसके अगला नंबर है हर जगह लगभग। अगर आप देखेंगे तो एक ही तरीके का एक पैटर्न बन रहा है जिसको आपको देखना है। अब जैसे ये 12 पे है तो ये 13 पे होना चाहिए अगले में, तो ये देखिए आई है 1 3, अगेन ये 13 पे है, अब ये हो गया 2 2, इसके नेक्स्ट वाला, अब ये अगर इसमें 3 0 पे है तो ये देखो 3 0 3 0, ये आ गया आपके आई जो होगा ये रहा, इसके नेक्स्ट में 3 1, और इसमें आ जाएगा आपके पास ये 4 0। एक बार फिर से आप चेक करेंगे कि कोई ऐसा नंबर तो नहीं, क्षमा कीजिए, कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो एक्चुअली रिपीट हो रहा है। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो कुछ ना कुछ जगह आपने मिस्टेक की। ऐसे कैसे आप इसमें भी लिखेंगे। अब इसमें भी जब आपको लिखना होगा तो आपके पास क्या होगा, पहले आप W को लिखेंगे, N R M और L। अब W को लिखने का क्या तरीका है, 55, N है 56 57 58 और ये 59 L। इसके बाद जब आप नेक्स्ट नंबर लिखेंगे तो आप वापस W, आप W को लिखने की बजाय देखो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि W के बाद N था तो N का नेक्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा 5 6, ये रहा आपके पास यहाँ पे, तो ये सेकंड नंबर आ जाएगा 6 5 N का यहाँ पे। जब ये 65 है तो ये क्या होगा, R जो होगा ये इसके जस्ट बाद में है तो ये 66, इसके बाद में M है तो ये 67, और ये हो जाएगा आपके 68 W N R L M L। तो ये हो गया 65, ये 66, ये 67, ये 68, तो W आ गया 69 पे। अब अगला नंबर लिखना है तो आप इसको इस पे फोकस कर सकते हैं, R पे। R पे अगर फोकस करेंगे तो R नंबर कहाँ पे 75 पे है। अगर आप देखेंगे तो R नंबर हो गया 75 पे। तो ये अब देखिए एक क्रम को फॉलो कर रहा है ये। तो अगर यहाँ पे 75 पे है तो R के बाद नंबर M है, तो इसको आप सीधा लिख सकते हैं 76 और इसको लिख सकते हैं 77। अब ये 77 हो गया तो W क्या हो गया 78, N क्या हो गया 79। तीन आपके पास हो चुके हैं कंप्लीट, R तक हो चुका है। R के बाद आपको M लिखना है, M आ रहा है 85 पे। अगर ये 85 पे है तो L क्या आएगा 86 पे, L 86 पे आ गया। 86 पे ये आ गया तो ये 87, 88,
और ये आ गया आपके 89। एम तक कंप्लीट हो चुका है। एम के बाद आप आएंगे एल पे। बिल्कुल सिंपल मेथड है, आप जो जो क्रम उसको फॉलो कर रहा है उसी तरीके से लिखेंगे। बट याद रखना कि यहाँ पे ये इस तरीके से लिखे गए हैं, एग्जाम में हो सकता है कि इनको आपस में सफल किया गया हो, आगे पीछे कर दिया गया हो। तो अगर आगे पीछे किया हो तो आपको ध्यान से एक बार इस सारे नंबर एक बार मैट्रिक्स वाले लिखने हैं, क्योंकि एक बार जब आपके पास नंबर लिख लिए जाएंगे उसके बाद ही आप उस पर कुछ लिख पाओगे या कुछ उसको कंक्लूजन पे आ पाओगे। अब आपके पास एल, अब एल पे आपको ना एल है आपके 95, एल 95 है। उसके बाद डब्ल्यू 96, 97, 98, एम जो आ गया वो आ गया आपके 99। इस तरीके से आपने क्या किया है कि आपने पहले जितने भी मैट्रिक्स के नंबर थे उनको पहले आपने लिख लिया। अब आपके पास आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन कि कौन से जो आपके पर्टिकुलर नंबर है उनके कॉम्बिनेशन है वो सही है या सही नहीं है। तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि वो नंबर उसमें रिपीट हो रहा है या शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है बैंड। अब हमें इसी में से देखना है, तो आप देखेंगे कि बैंड के कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं आपके पास। देखिए बी ए के आपको कॉम्बिनेशन पता है, तो ये बी के ये सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ए के ये सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कोई भी नंबर आपस में रिपीट नहीं हो रहा है, तो आपको इतना तो पता है कि ये नंबर जब रिपीट नहीं हो रहा है तो आपके पास है। तो आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, बी को ए को। अगेन इसमें नेक्स्ट नंबर है एन डी। अब बी ए एन और यहाँ पे आपके पास आ गया डी। अब आपको पता है कि इसमें कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, हर एक में 5 कॉम्बिनेशन है। तो 5 इसमें कॉम्बिनेशन है, तो टोटल 4 नंबर, तो 20 नंबर आपके पास ऑलरेडी डिफरेंट नंबर है। हर एक के उतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिनसे ये सारा मैट्रिक्स बन सकता है। तो एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये इनके सारे नंबर नहीं लिखने हैं। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में वापस इनके कोई नंबर नहीं लिखने। आपको क्या करना है कि सिर्फ इनको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है, जैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा, इसके 4 आपके पास चॉइसेस आएंगी। अब बैंड की जैसे उन्होंने चॉइसेस दी है, बी ए एंड डी की पहली चॉइस दी है ए 43, 21, 97, 33। दूसरा उन्होंने कॉम्बिनेशन दिया है आपके 11, 21, 79, 41। तीसरा कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया है 34, 44, 66, 14। और अंत में उन्होंने कॉम्बिनेशन दिया है 20, 30, 99 और 23। अब आपके पास इन्होंने 4 तरीके के कॉम्बिनेशन दिए। आपको क्या करना है कि जैसे जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है आपको क्या करना है, इनमें से आइडेंटिफाई करना है बी के कितने कॉम्बिनेशन थे। आप ये देखना, लेकिन इनमें से बी अगर कहीं पे भी गड़बड़ है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए बी के कॉम्बिनेशन है 02, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसमें 02 है जी, नहीं है। बी के इनमें से एक कॉम्बिनेशन 02 नहीं लिखा हुआ है इसमें। दूसरा आप देखेंगे 11 है यहाँ पे बी, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन है 20 यहाँ पे है। उसके बाद आपका बी का कॉम्बिनेशन है 34 यहाँ पे है। उसके बाद है 43, यानी बी के जो कॉम्बिनेशन थे 43, 11, 34 और 20, ये चारों अवेलेबल आपके पास है। तो आपके पास बी आइडेंटिफाई हो चुका है कि बी इस मैट्रिक्स में जो नंबर है, ये चारों क्वेश्चंस आपके जो आंसर दिए हुए उसमें है। आप अगले कैरेक्टर पे आएंगे, सेकंड कैरेक्टर है आपका ए। ए कैरेक्टर में आपको देखेंगे 03, 12, 21, 30 और 44। अब वापस देखेंगे इसमें, देखिए एक 21 हो सकता है, 21 यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। अब इस ए 44 हो सकता है, ये 44 यहाँ पे है आपके पास। ए 30 हो सकता है, 30 हो सकता है, यानी आपके पास सेकंड कैरेक्टर भी आइडेंटिफाई हो चुका है। अब आप तीसरे कैरेक्टर पे आएंगे। तीसरा कैरेक्टर है आपके पास एन के कॉम्बिनेशन है 56। अब आप इसमें देखेंगे 56 है इसमें जी, नहीं 65 है इसमें।
97, 79, 66, 81। बी ए हो चुका है एन। एन के जो कॉम्बिनेशन है वो है 56, 65, 79, 79 है इसके अंदर, 88, 88 नहीं है, और 97। अब आपके पास ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें 11 पड़ा है, 21 पड़ा है, यानी ये दो कैरेक्टर तो आपके पास पड़े थे और तीसरा कैरेक्टर सिर्फ इसी में है, बाकी में किसी में भी एन को मैच करने वाला कैरेक्टर नहीं है। तो आपको जैसे ही आपको नंबर मिल जाता है, जैसे ही वो आपको नंबर मिल जाता है, आपको वहीं पे रुक जाना है और ये आपका आंसर हो गया बी। क्योंकि आप वापस इसको चेक कर सकते हैं डी का 41 है या नहीं है, तो आप इसमें देखेंगे कि डी 41 है। इसका मतलब है कि ये ही एक नंबर है जो इन दोनों मैट्रिक्स का एक्चुअल में आंसर को शो कर रहा है, यानी ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जब आप यूज करते हैं तब उसको वो बताता है। ऐसे कैसे आपके पास एक और क्वेश्चन आता है, जैसे दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके पास, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आएगा आप क्या करेंगे, आप उनके कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। देखो ये इसका करने का सिंपल तरीका है कि आपको उनके कॉम्बिनेशन देखने हैं और स्टार्ट करना है आपको पहले कैरेक्टर से। पहला कैरेक्टर जो सबसे बाईं तरफ है, जो बाईं तरफ वाला कैरेक्टर होगा उसको सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद अगले कैरेक्टर की तरफ जाना है। हर बार जो कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं उसको आपको चेक करना है कि वो सारा पहला अगर कैरेक्टर सारे मैच हो रहे हैं तो ठीक है, दूसरे मैच हो रहे हैं, तीसरे मैच हो रहे हैं, चौथे मैच हो रहे हैं। जब तक वो मैच नहीं होते हैं तब तक आपको चेक करना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक में मैच हो रहा है, 3 मैच हो रहे हैं, चौथा मैच नहीं हो रहा है, तो आपको चारों देखने पड़ेंगे। लेकिन जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें जनरली ये क्या होगा कि वो इसी से ही हो जाएगा कि पहले या दूसरे से ही तक पहुँचते ही वो हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो तब आपको चारों चेक करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा हो कहीं पे ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसमें इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम थी हो, आगे पीछे किए हुए हो, या फिर वो एक और तरीके से पूछ सकता है इसमें कि वो इनको वो स्वैप कर दे। कई बार क्या करता है कि एग्जाम में आपसे जानबूझ के इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो आगे पीछे हो और आपको वो भटकाए, तो वो क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में ये रखना है कि वो आपके जो कैरेक्टर होंगे उसकी वैल्यू क्या होगी। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। सपोज उन्होंने वर्ड लिखा लैम्प। अब लैम्प में उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे पहला कैरेक्टर है उसकी जो वैल्यू है और तीसरे कैरेक्टर की वैल्यू को आपस में बदला गया, मतलब इंटरचेंज किया गया। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए, सपोज मैं आपको एक कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ LAMB को, अगर आपको सिंपल लिखना है, पहले अगर आपको लिखना है तो L को लिखने का तरीका है 59, जैसे L को लिखने का तरीका है 59, A को लिखने का तरीका है, पहला ही हम कैरेक्टर ले रहे हैं यहाँ पे 03, M को लेने का पहला तरीका है 58 और B को है 0। यानी लैम्प को अगर आपको लिखना है तो उसको लिखेंगे कैसे आप इस सांकेतिक भाषा में 59, 03, 58 और 02। अब इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया। अब हो सकता है वो ये कहे कि इसमें लैम्प को इस तरीके से लिखा जाएगा ये करने के बाद कि पहला वाला तीसरे से और दूसरा वाला चौथे से इंटरचेंज हो जाए या उनकी अदला बदली हो जाए। तो अदला बदली हो जाए इसका क्या मतलब हुआ कि जब पहला वाला तीसरे से होगा तो आ जाएगा 58, ठीक है 58, यहाँ पे आ जाएगा 02, यहाँ पे आ जाएगा 59 और यहाँ आ जाएगा आपके 03। एक तरीका ये हो सकता है, या वो ये कहेगा कि हम इसके नंबर को ही आपस में चेंज कर दें। ये आपको समझ में आएगा कि LAMB को जब आपको लिखना है तो आपको उसको क्या इंटरचेंज क्या करना है कि जो L का जो नंबर है वो आप रिप्लेस हो जाएगा M से और A का नंबर हो जाएगा वो B से।
आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे उनकी पोजीशंस। तो दूसरे की पोजीशन चौथे पे आ जाएगी, पहले की पोजीशन तीसरे पे आ जाएगी, आपस में बदल जाएंगे। तो उसको इस तरीके से देखा। एक और तरीका हो सकता है कि वो एग्जाम में इस तरीके से जानबूझ के पूछे आपसे, क्योंकि मेंटल एबिलिटी में इस तरीके से जानबूझ के क्वेश्चनों को घुमाया जाता है कि वो ये पूछे कि आपके LAMB को इस तरीके से कूट भाषा में लिखा जाए कि ये जो नंबर है आपका, ये 4 आपका नंबर का सेट बन गया है। तो आपको क्या करना है, पहले तो जो इसका एक्चुअल सेट है वो नहीं देखना है, पहले तो आपको उनके कॉम्बिनेशन को आपस में मैच करना है कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन मैच कर रहे हैं। जब मैच हो जाता है उसके बाद आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। या फिर वो ये कहेगा कि यहाँ पे जो ये नंबर लिखा गया है इनको ही आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए। इंटरचेंज कर दिया जाए मतलब कि जैसे 59 लिखा गया 59 है, अब जैसे 59 है इसको उन्होंने चेंज कर दिया और इसको लिख दिया 95। अगले नंबर को उन्होंने यथावत रखा है तो इसको 03, इसको वापस चेंज किया, इसको लिख दिया उन्होंने 85 और इसको वापस यथावत रखा है। तो इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, मैट्रिक्स को देखना है, मैट्रिक्स को देख के उसके सारे कॉम्बिनेशन को रफ में लिखना है। उसको रफ में लिखने के बाद जिस तरीके से उन्होंने उसकी कंडीशन दी है उस कंडीशन के हिसाब से उनको आपको लिखना है। इस सेशन के लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा जिससे आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि इस तरीके में किस तरीके के क्वेश्चन और आ सकते हैं, क्योंकि ये हमने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिए, हो सकता है और भी एग्जाम्पल हो जिनसे इस तरीके के क्वेश्चन को किया जाए। मैट्रिक्स से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं मैट्रिक्स में, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें ऐसा लगता है कि इजी है, बट लिखते समय क्योंकि ये एक जैसे दिखते हैं तो ये आगे पीछे हो जाते हैं और फिर हम गलती कर जाते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम एक एक वर्ड को लेफ्ट से चेक करेंगे और जैसे ही आपके पास कॉम्बिनेशन आ जाता है तो लास्ट वाला चेकआउट करके उसको कर सकते हैं। इसमें आप और भी कुछ कर सकते हैं। आप अगर आपको बनाना है तो आप इसमें WAND लिख सकते हैं इसमें, या और कोई नया वर्ड बना सकते हैं। तो जिस तरीके के जितने कॉम्बिनेशन के वर्ड आप लिखेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने एग्जाम आपसे होंगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और इसमें आपको फुल मार्क्स मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन को कभी भी आपको छोड़ना नहीं है, आपको बस करने का तरीका आना चाहिए और जितने आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे बैठ के उतने आपकी हेल्प